सो हेलो एवरीवन। कंटिन्यू करते हैं। पिछले वीडियो में हमने लुमेक्स ऑटोटेक और लुमेक्स इंडस्ट्रीज के बारे में देख लिया था। अब यहाँ पे हम लोग डायरेक्टली बात करते हैं सोना कॉमस्टार के बारे में। सोना कॉमस्टार को क्यों देखना अच्छा लगता है मुझे पर्सनली, क्योंकि इस बिजनेस में देखेंगे ना आप, ये वन ऑफ द बिजनेस है जो देखेंगे आप, एक लार्ज चंक ऑफ जो रेवेन्यू है इनका, वो आपके यूरोपियन और आपके नॉर्थ अमेरिकन मार्केट में सर्व करता है। दूसरा चीज ये है कि ये जो बिजनेस है काफी आपकी R&D फोकस्ड कंपनी है ना। बेसिकली एकदम मान लीजिए जितने भी इनके OEMs हो गए, उनके साथ मिलके काम करते हैं। उनका जो बेसिकली जो प्रोडक्ट रिक्वायरमेंट होती है उसके तरफ काम कर रहे हैं। फिर ये लोग अभी देखेंगे आप, रोबोटिक्स वगैरह हो गया, ह्यूमनाइड्स वगैरह हो गए, उस तरफ काफी जाने की बात करते हैं। फिर इनके प्रोडक्ट सेगमेंट जो होते हैं आपके, डिफरेंशियल गियर्स हो गया, ट्रैक्शन मोटर्स वगैरह हो गए, उन सभी सेगमेंट में काम करते हैं। फिर इनके बिजनेस को जो आप देखते हो तो आपको एक पूरा रफ आइडिया मिल जाता है कि नॉर्थ अमेरिकन मार्केट हो गया, यूरोपियन मार्केट हो गया, चाइनीज मार्केट में बेसिकली इलेक्ट्रिक व्हीकल के केस में क्या चल रहा है। अभी देखिए, ये बिजनेस इस तरह से आगे बढ़ रहा है और काफी अपने अपने फील्ड में तो टॉप 10 के अंदर आता ही है। अब देखिए इस बिजनेस में क्या क्या इशूज चल रहे थे। पिछले कुछ समय में बहुत सारे इशूज इस बिजनेस में आ गए थे। सबसे पहला बिजनेस इशू क्या हुआ, जो इनका एक जो लार्ज चंक ऑफ जो रेवेन्यू है वो आपका बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल से आता है। तो आपने देखा कि जो पूरा यूरोपियन कंट्री है, वहाँ पे आपकी बहुत सारी जो ईवी की कंपनीज है वो बेसिकली बैंकरप्ट हो गई। तो एक तो वहां से इशू आ गया। दूसरा आप देखिए यूएस में भी पूरा जो ईवी की सेल्स वगैरह है वो काफी ज्यादा गिर गई। फिर उसके बाद क्या हुआ, आपके जो यूएस के बेसिकली ये जो ट्रेड टैरिफ्स वाला इशू हो गया वो पूरा आ गया, तो उससे इम्पैक्ट हो गया। फिर इनकी जो बिजनेस है, आई थिंक मैक्सिको के बाया रूट करते थे यूएस की तरफ, तो उसमें भी थोड़ा इशू आने लग गया। तो इनकी जो रेवेन्यू के नंबर्स है वो पूरे इम्पैक्ट हो गए। फिर वो सारी चीजें चल ही रही थी। फिर उसके बाद क्या हुआ, चाइना ने जो बेसिकली आपकी रेयर अर्थ होते हैं ना, हैवी रेयर मेटल्स वगैरह जो होते हैं, उस पर बैन लगा दिया। अब उसके बैन लगाना इंपॉर्टेंट क्यों होता है, क्योंकि ये जो कंपोनेंट्स होते हैं एक्चुअली वो कभी रेयर नहीं होते हैं, रादर देन वो उनकी जो सप्लाई चेन है वो पूरी चाइना कंट्रोल करता है। तो उसी कारण क्या हुआ, इनके जो बेसिकली ट्रैक्शन मोटर्स हो गए, डिफरेंशियल गियर्स वगैरह हो गए, वहाँ पे वो यूज होते हैं। तो उसकी कैसी असेंबलिंग होगी, उनकी पूरी प्रोडक्शन कैसा होगा, उस पर काफी क्वेश्चनेबल हो गया। तो वो चीज हो रहा था। अब ऑल्दो कंपनी ने उस चीज को सॉल्व किया है, हैवी से लाइट की तरफ गए हैं, लाइट रेयर अर्थ मेटल्स वगैरह की तरफ गए हैं। फिर कुछ फेराइट्स वगैरह पे काम करते हैं। बट ऑल्दो क्या होता है, आप जब ये चीज करते हो ना, इस पूरे वैल्यू चेन में आप पीछे की तरफ बढ़ रहे हो एक तरह से, तो वहाँ पे जो इफिशियंसी होती है, जो कंपोनेंट्स होंगे उनके साइजेस वगैरह होते हैं, हैवी हो जाते हैं, तो प्रोडक्ट की जो इफिशियंसी होती है वो कम हो जाती है। तो बिजनेस वैसे नेविगेट कर रहा था। तो इस दौरान कंपनी ने क्या किया, बेसिकली देखिए जब इस तरह की चीजें होती है तो बिजनेस को अल्टीमेटली प्रॉफिट तो अर्न करना है। तो बिजनेस ने खुद को डाइवर्सिफाई करने की कोशिश की, और वहां से इन्होंने क्या किया, जो नॉर्दर्न अमेरिकन मार्केट था उससे पूरा स्विच होके आप देखेंगे लुक ईस्ट पॉलिसी, जो आपके फॉरेन जो इंटरनेशनल रिलेशंस पढ़ते हैं उनको भी मालूम होगा, बेसिकली लुक ईस्ट की तरफ ये लोग बढ़ गए। तो वहां पे क्या किया इन्होंने, बेसिकली इंडियन मार्केट है वहां पे अपना बेसिक प्रोडक्ट सेगमेंट जो है उसको बढ़ाने का बात किया। अब तो इन्होंने क्या किया, इंडिया में एक नोवेलिस आई थिंक नाम की कंपनी है, उसको एक्वायर किया। तो उससे जो रेलवे इंडस्ट्री है इंडिया में, जहाँ पे ट्रैक्शन मोटर्स वगैरह यूज होना है, उनके कंपोनेंट्स हो गए, गियर्स वगैरह हो गया, उन सभी चीजों की तरफ आ गए। तो कंपनी उस तरह से आगे बढ़ी। बट इसका एक इम्पैक्ट ये हो गया ना कि अब देखिए उससे क्या हुआ, अल्टीमेटली जो बिजनेस है उसका जो मार्जिन है उस मार्जिन में इम्पैक्ट आने लग गया। जो नेट वैल्यू एडिशन है वो कम होने लग गया। इसके कारण क्या है, कंपनी के बहुत सारे जो बेसिकली रेशियोज वगैरह होते हैं वो नीचे की तरफ जाने लग गए। तो कंपनी उस तरह से बढ़ रही थी। अब देखिए कंपनी का जो फिलोसफी है बेसिकली, तो जैसे इसका इनका फिलोसफी थोड़ा थोड़ा बजाज स्टील के जैसा है। तो उस पर हम लोग आएंगे जब उसकी वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली क्या है, कंपनी ये चाहता है कि इनके जो बैलेंस शीट में जो कैश पड़ा है, अब उस कैश को आप दो तरह से डिप्लॉय कर, दो तीन तरीके से आप यूज कर सकते हो। पहला, कुछ कंपनियां उसको एफडीज के रूप में रखती है, फर्स्ट थिंग। दूसरा, कुछ कंपनी उस कैश को डिप्लॉय करती है ऐसे कंपनी को एक्वायर करने के लिए जहां से मार्जिन एक्रेटिव हो, जैसे हमने लुमेक्स ऑटोटेक के केस में दिया था। अब जैसे ये कंपनी है, ये कंपनी समवेयर इन द मिडिल में रहती है। तो ये इनके जो कैश है, इस कैश को लेकर ये लोग डिप्लॉय कर रहे हैं अपने नए नए बिजनेस की तरफ। अब अल्टीमेटली इनका एम ये है कि जो एफडी से इनको रेट मिल रहा है, बेसिकली जो पैसे इनके बैलेंस शीट पे पड़े हैं, वो पैसा तो कहीं यूटिलाइज नहीं हो रहा है। तो उसको आरओई एक्रेटिव की तरफ बढ़ाने के लिए बेसिकली क्या है, उससे ऐसे बिजनेस में लगाओ कि ताकि जो नेट रिटर्न है वो एफडी से ज्यादा मिल जाए आपको। तो उस फिलोसफी के साथ कंपनी आगे बढ़ रही है। तो अल्टीमेटली क्या हो रहा है, इस कंपनी के केस में ईपीएस तो बढ़ रहे हैं इनके, आरओई में भी थोड़ा सा इंप्रूवमेंट हो रहा है, बट जो बाकी रिटर्न वगैरह हो गए वो आपको उतना इंप्रूवमेंट होता हुआ दिखता नहीं है। अब अगर आप इनके नंबर्स वगैरह को देखोगे, सो तो अभी आप देखेंगे पिछले कुछ क्वार्टर से इनके नंबर्स काफी खराब आ रहे थे। आई थिंक Q1 में इनके बिजनेस में काफी इंपैक्ट हुआ था। तो अभी वहां से ऑल्दो कंपनी का जो नंबर्स वगैरह है काफी इंप्रूव हुआ है। अगर आप देखेंगे तो Q3 के अंदर 39% में इनके रेवेन्यू ग्रो किए। अब ये दो तरह की रेवेन्यू हो सकती है, इनकी बीईपी रेवेन्यू है और जो बाकी इनकी बची हुई रेवेन्यू होगी। इनका रेवेन्यू वैसे ग्रो किया। अब आप इनके एबिटा नंबर्स को देखोगे ना, तो वो आपको ओवरऑल जो एबिटा मार्जिन है इनका, वो आपको डिक्लाइन होता हुआ दिखेगा। डिक्लाइन क्यों होता हुआ दिखेगा, बिकॉज जो प्रोडक्ट मिक्स है वो बेसिकली चेंज हो रहा है। और सिमिलरली आपका बेसिकली ऑपरेटिंग डी लेवरेज हो रहा है ना वहाँ पे।
तो और जो इनके पैट हो गए, पैट में भी आपको सिंस वो जो लेबर वाला जो इम्पैक्ट है वो भी दिखा है, और अगेन सिंस प्रोडक्ट मिक्स चेंज हुआ है तो बिजनेस उस तरह से आगे बढ़ा है। सो तो अभी क्या हुआ है, अभी जो बेसिकली बिजनेस में रिकवरी आपको दिखी है थोड़ी सी। सो इसके अलावा अभी जो बिजनेस है और ये लोग क्या करना चाह रहा है, इसके अलावा बाकी अभी देखिए जैसे आपका यूरोपियन एफटीए वगैरह साइन हो गई और यूएस के ट्रेड डील वगैरह साइन हो गई, तो कंपनी अब यहाँ से ये कहता है कि अगर ये चीजें इंप्रूव होगी तो इनका जो प्रोडक्ट सेगमेंट है दे कैन इवन लुक बैक अगेन टू द वेस्टर्न मार्केट अगेन। सो देखते हैं कैसे कंपनी आगे बढ़ती है। सो एक ये ब्रीफ डिस्कशन रखते हैं सोना कॉमस्टार के बारे में। अब हम लोग बेलराइज इंडस्ट्री को देखते हैं। सो देखिए अब बेलराइज इंडस्ट्री जो है ये कंपनी क्या है, ये कंपनी बेसिकली आप ये समझ लीजिए कोई ह्यूमन बॉडी होती है, ह्यूमन बॉडी के बाहर अंदर होता है स्केलेटन होता है, स्केलेटन के ऊपर स्किन होती है और उसके ऊपर हमारे जितने भी ऑर्गन्स वगैरह हैं वो सब चीजें लगी हैं। सो देखिए अब इनका जो काम है बेलराइज इंडस्ट्रीज का काम कुछ वैसा ही है। सो अब ये स्केलेटन बनाते हैं और जो स्किन वाला काम हो गया ये करते हैं। अब ये किसके लिए करते हैं, ये बेसिकली आपके जितने भी टू व्हीलर्स हो गए ना उनके लिए ज्यादा करते हैं, ऑफकोर्स थ्री व्हीलर्स के लिए भी करते हैं, और अगेन फोर व्हीलर्स कमर्शियल व्हीकल्स की तरफ डाइवर्सिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। सो तो क्या बनाते हैं, बेसिकली चेसिस बनाते हैं। चेसिस बनाते हैं जैसे अगर आपने वो मेरा एथर इंडस्ट्रीज का वीडियोस देखा है तो वहां पे वो उनका जो प्लेटफॉर्म है ना, जो नया प्लेटफॉर्म बन रहा है बेसिकली आई थिंक ईएल प्लेटफॉर्म है। सो प्लेटफॉर्म्स वगैरह जो होते हैं जिसके ऊपर पूरी जो गाड़ी होती है वो खड़ी होगी, आपकी टू व्हीलर्स वगैरह खड़ी होगी, उसको बनाएंगे। फिर एट द सेम टाइम साथ में उसके जो स्किन वाला पार्ट हो गया, मान लीजिए कुछ कंपोनेंट्स वगैरह हो गए जहाँ पे जैसे आपके पैर वगैरह जहाँ पे आप रखोगे वो सारी चीजें हो गई, तो उन सभी चीजों को भी बनाते हैं। तो ये बेलराइस इंडस्ट्री उस तरह से काम करती है। सो अगर हम लोग अब इनके नंबर्स वगैरह को तो हाँ, अब देखिए तो इनका जो बेसिकली रेवेन्यू है, रेवेन्यू दो तरह का होता है, एक मैन्युफैक्चरिंग रेवेन्यू है और एक ट्रेडिंग रेवेन्यू है। ट्रेडिंग जो रेवेन्यू है वो बेसिकली लो मार्जिन सेगमेंट हो गया। इससे ये लोग क्या करते हैं, इससे बेसिकली ये देखते हैं एक तरह से मान लीजिए प्रोडक्ट के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। आई थिंक ये ज्यादा इनका एक्सपोर्ट सेगमेंट में काम करता है, तो वहां पे ये लोग क्या क्या डेवलपमेंट्स हो रहे हैं वो इनको हेल्प करता है, तो इसलिए उन्होंने अपने बिजनेस पे रखा हुआ है। और कुछ इनका गाइडेंस भी वैसा नहीं है कि बेसिकली सेगमेंट को कम करने की कोशिश कर रहे हैं। जो मेन इस बिजनेस का इंटरेस्टिंग चीज है वो आपको मैन्युफैक्चरिंग रेवेन्यू देखना है, जहां से पूरा ये लोग चेसिस वगैरह बनाने की बात करते हैं। अब अगर आप क्वार्टर थ्री देखोगे तो वहां पे आपको इनके रेवेन्यू में उतना इंक्रीमेंट दिखता नहीं है, लगभग 5% का है। अब ये कैसा क्यों है, ऐसा देखिए इसलिए, इसको अगर आपको समझना है तो आप ऐसे देखिए एक आप रेस्टोरेंट वाले हो, ठीक है। अब उसमें ग्रोसरीज को कोई कोई लेके आएगा और रेस्टोरेंट है वो खाना बनाएगा और लोगों को सर्व करेगा। अब सपोज कि रेस्टोरेंट वाला है उसको कुछ समय के लिए अपने शॉप को बंद करना है, तो वो जो ग्रोसरी वाला है उसको खाना लाने के लिए रोक देगा ना, बट जो रेस्टोरेंट है आपका वो भी कुछ समय के लिए तो खाना दे सकता है, बट जो ग्रोसरी वाला है उसको तो पहले से ही मना कर दिया जाएगा। तो कुछ वैसा ही हुआ है इनके बिजनेस में। कहने का मतलब क्या है, जो इनके टू व्हीलर्स के ओईएम जैसे बजाज ऑटो वगैरह हो गए, तो उन सभी ने जो उनका क्वार्टर थ्री जो होता है वो थोड़ा सा वीक रहता है वहां पे, तो इसलिए वहां से इनका कुछ ग्रोथ नहीं आया है। सो उस कारण ये इनका जो नंबर है आपको मैन्युफैक्चरिंग सेगमेंट में थोड़ा सा स्लो दिखता है। बट हैविंग सेड दैट कंपनी कहता है कि ये इनको एंटिसिपेटेड था, और कुछ इनका जो टाटा मोटर्स आई थिंक किसी कंपनी में वो साइबर अटैक वगैरह वाला केस चला था ना, तो उसी कारण भी कुछ इनका डिले वगैरह रेवेन्यू में हुआ है। बट अगेन जो गाइडेंस वगैरह जो ये लोग देते हैं उस पर पूरा स्टिक रखा है। सो ये इनके बेसिकली रेवेन्यू के बारे में हो गया। अब अगर आप मार्जिन वगैरह को देखोगे तो मार्जिन इनके स्टेबल है, लगभग वही जो आपके 12% या इसी के रेंज में लोग देने की बात करते हैं। सो मार्जिन उनकी स्टेबल ही है, और ये एडजस्टेड पैट नंबर्स क्यों देते हैं, क्योंकि अगेन वही जो हम लोग लेबर कोड वाला जो इशू देख रहे हैं हमने बाकी कंपनी से भी देखा, तो वही इंपैक्ट इनको यहाँ पे भी दिखता है। अब सो ये इनके 9 मंथ्स के रेवेन्यू है। सो अगेन इन द सिमिलर मैनर, सो उससे इंटरेस्टिंग चीज यहाँ पे आते हैं। देखिए जैसे इनका टू व्हीलर्स और थ्री व्हीलर्स का सेगमेंट है। अब अभी क्या हो रहा है, जैसे इन लोगों ने कुछ मर्जर्स वगैरह किए हैं उसके बारे में आते हैं। तो बेसिकली क्या है, ये लोगों का ये जो एम है अभी, ये लोग अपने पूरे जो प्रोडक्ट्स है उसको टू व्हीलर थ्री व्हीलर में तो इनका है एक लार्ज संख्या, मतलब टू व्हीलर्स भी आई थिंक लगभग 60% होगा, बचा हुआ इनका थ्री व्हीलर्स है। अब ये लोग इसको डाइवर्सिफाई करके आपके फोर व्हीलर्स हो गया, कमर्शियल व्हीकल्स हो गया, फिर एरोस्पेस और डिफेंस और रिन्यूएबल्स की तरफ भी जाने की बात करते हैं। अभी वो सारे सेगमेंट काफी छोटे हैं या फिर नेग्लिजिबल है। सो प्रेजेंटली इनका टू व्हीलर थ्री व्हीलर सेगमेंट हमने देख लिया लगभग 80% है। बचा हुआ कहाँ है, बचा हुआ आपका कुछ कुछ ये फोर व्हीलर्स हो गया, फिर आपके कमर्शियल व्हीकल्स हो गए। तो ये सारा इनका बेसिकली रेवेन्यू सेगमेंट है। अब इंटरेस्टिंग चीज ये है, आप देखिए चेसिस हो गया, चेसिस तो आपको हर जगह लगाना पड़ेगा जस्ट लाइक योर डोर, जैसे कि हमने लुमेक्स ऑटोटेक में देखा था। सो इनका जो सेगमेंट है वो आप एक लार्ज चंक ऑफ जो बेसिकली नंबर्स है वो आपका पावर डायग्नोस्टिक है। तो मतलब बेसिकली ईवी वगैरह जो आएगा ना उससे इनको इम्पैक्ट नहीं होगा, तो बेसिकली वो कह रहे हैं ये लोग। सो इसके अलावा अब अगर देखिए ओके, तो यहीं पे अब हम लोग बात कर रहे थे कंपनी कैसे ट्रांजिशन कर रहा है, तो एरोस्पेस के बारे में। अब ये एरोस्पेस में क्या किया इन्होंने, तो एरोस्पेस में आप देखते हैं दो दो सेगमेंट में इसको देखना है आपको। फर्स्ट ऑफ ऑल इन्होंने एक फ्रांस की कंपनी को एक्वायर किया है, एसडीएम नाम की कंपनी है। अब उस कंपनी का इंपॉर्टेंस क्या है, वो जो कंपनी है वो बेसिकली जो आपको पता है ना, फ्रांस से इंडिया का दसॉल्ट है आई थिंक, जो राफेल की वगैरह की डील हो रखी है। सो वहां और जो एयरबस है, तो वो जो कंपनी है वो उनके वैल्यूएशन में इंटीग्रेटेड है। अब उनकी सप्लाई चेन में इंटीग्रेटेड हो गई, तो एक बार जब आप
उसके सप्लाई चेन में इंटीग्रेट हो जाओगे ना, तो देन आपके पास पूरी अपॉर्चुनिटी खुल जाती है कि आप उनसे जो पूरे सेगमेंट है वहाँ के रेवेन्यू को कैप्चर कर सकते हो। सो आप इसको कुछ ऐसा देखिए, जैसे आपने स्काई गोल्ड देखा है, तो वहाँ पे आई थिंक वो ऋषभ गोल्ड या किसी घना कंपनी को एक्वायर किया उन्होंने, जिससे वो लोगों ने अपनी सब्सिडरी के वाया टाइटन का क्लाइंट बन गए हैं ना बेसिकली। सो वैसे कुछ समझ लीजिए आप यहाँ पे, तो इन्होंने एचडीएम को एक्वायर किया है। इसके वाया जो पूरी एरोस्पेस इंडस्ट्री है, आप देखिए एरोस्पेस इंडस्ट्री होगी, तो ये अभी ये लोग मान लीजिए आपके पूरे तो ऑटोमोबाइल सेक्टर में काम करते हैं, तो ये यहाँ से वहाँ कैसे जा रहे हैं। सो अल्टीमेटली जब आप चेसिस वगैरह बनाते हो ना, हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ की प्रोडक्ट्स हो गए, तो ये बनते कैसे हैं। तो इसमें दो चीजें होती हैं। तो एक होता है स्टैंपिंग, स्टैंपिंग होता है, और एक सीट फैब्रिकेशन होता है। तो स्टैंपिंग क्या होती है, सो देखिए स्टैंपिंग जो प्रोसेस होती है बेसिकली दबाना हो गया एक तरह से, ठीक है। अब उसमें हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ की जो मटेरियल होगी उसकी बेसिकली फ्रेम्स वगैरह बन जाएगी। अब उस फ्रेम्स को आप स्ट्रॉन्ग हाइड्रोलिक प्रेस वगैरह से लगा के उसको दबाओगे, एक मोल्ड में ढांचे में तैयार कर दोगे। अब उसके बाद उसकी फैब्रिकेशन करोगे, मतलब हर कंपोनेंट्स को जोड़ दोगे ताकि उससे आपका चेसिस बन जाए। अब यही प्रोसेस आप लोग एरोस्पेस में भी करना पड़ेगा आपको, क्योंकि अल्टीमेटली वो भी तो एक बेसिकली मैकेनिकल प्रोडक्ट हो गया ना। तो कंपनी की जो टेक्नोलॉजिकल इंजीनियरिंग स्किल है वो आप उसको वहां पे भी डिप्लॉय कर सकते हो। तो उस थॉट प्रोसेस से ये लोग एरोस्पेस में काम करने की बात करते हैं। ये तो हो गया पूरा यूरोपियन मार्केट के बारे में, जो वहां से सप्लाई चेन में इंटीग्रेट करेंगे। अब इसको हम लोग इंडियन सेगमेंट में ले आते हैं। तो अगर आपने पिछले कुछ समय में सुना है कि इंडिया की जो एविएशन इंडस्ट्री है, आई थिंक आफ्टर चाइना एंड यूएस थर्ड पे आती है अभी तो। सो अभी आपने कुछ समय पहले देखा होगा, आई थिंक एयर इंडिया या इंडिगो ने बहुत सारे कितने सारे फ्लाइट्स वगैरह के भी ऑर्डर दिए थे। तो आप ये देख रहे हो जैसे उड़ान स्कीम भी हो गई हमारी कंट्री में, जैसे टीयर 2 कनेक्टिविटीज वगैरह बेसिकली जो एयरवेज है उसमें बढ़ने की काफी चांसेस है। तो ये इनको अलाउ करता है कि धीरे धीरे इंडिया में भी जो एरोस्पेस में डेवलपमेंट हो रही है वहां पे भी आप इंटीग्रेट कर सकते हो। तो ये सभी चीजें सोच के कंपनी एरोस्पेस में आगे बढ़ने की बात कर रहा है। सो अब अगर हम लोग यहीं पे इनका कुछ और जो इन्होंने बताया है, तो वही चीज ये लोग कहते हैं कि अब दो तीन चीजें ये लोग और भी कहते हैं। जैसे इंडिया में आपको अल्टीमेटली पता है कि जो कॉस्ट है वो कम होता है। दूसरा, जो इंडिया की जो इंजीनियरिंग होती है वो तो कैपेबिलिटी ऑलरेडी प्रूवन है। और तीसरी चीज ये है कि इंडिया की जितने भी ऑटो कंपोनेंट्स है वो कई सारी कंपनी जो है ऑलरेडी आपके जो वर्ल्ड स्केल में सप्लाई चेन से उससे इंटीग्रेटेड है। ये हमें कैसे मालूम चलता है, हमने जस्ट अभी ही सोना कॉम्स्टॉक को डिस्कस किया। सो आपने वहां पे देखा कि पूरी जो नॉर्थ अमेरिकन मार्केट हो गया, जो यूरोपियन मार्केट है, वहां पे वो लोग इंटीग्रेटेड है। तो ये दिखता है कि जो इनके ओईएम्स वगैरह हो गए उनको ऑलरेडी इस कंपनियों के बारे में पता है। सो आपको वैसे देखना है। सो ये थॉट प्रोसेस से पूरा इनका जो एचडीएम का एक्विजिशन है हमें उस तरह से देखना चाहिए। सो अब देखिए, जो जब आप एरोस्पेस में जाओगे ना, तो वहां पे जो आपके कंपोनेंट्स वगैरह यूज हो रहे हैं, वहां पे जो मटेरियल होगा वो काफी हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ का होना चाहिए। तो उसके लिए जो आपके कंपोनेंट्स वगैरह यूज होंगे, जैसे टाइटेनियम के कंपोनेंट्स यूज हो गए, हाई ग्रेड एल्यूमिनियम वगैरह यूज होना है, वहां पे हाई स्ट्रेंथ की चीजें यूज होगी। सो ये चीजें, और बाकी आप यहाँ पे देख सकते हैं। सिमिलरली अब डिफेंस में बात करते हैं, तो डिफेंस में क्या करता है। तो देखिए, अभी आप देख रहे हो कि इंडिया के बजट में भी डिफेंस जो स्पेंडिंग है आफ्टर आफ्टर जो ऑपरेशन सिंदूर है, डिफेंस स्पेंडिंग को ही बढ़ा दिया गया आई थिंक 20-30% के बीच में। सो इंडिया में डिफेंस को लेकर काफी वो है, मोटिवेशन है और स्पेंडिंग बढ़ रही है। अब देखिए, इंडिया की पार्टनरशिप इसराइल के साथ काफी ज्यादा है। प्लासन सासा एक कंपनी है, उसको उन्होंने एक्वायर किया है। अब वो कंपनी क्या करती है, कंपनी बेसिकली मान लीजिए ऐसे ये काम करता है कि जो एक डिफिकल्ट टेरेन होता है ना, वहां पे इलेक्ट्रिक बेस्ड व्हीकल्स बनाते हैं जो अलग अलग डिफिकल्ट टेरेन्स पे जाके काम कर सकता है। सो अगेन यहाँ से भी इनको ये अलाउ करता है कि ये उनके साथ इंटीग्रेट होकर, आपको पता है रशिया इसराइल की डिफेंस इंडस्ट्री कितनी स्ट्रांग है। अब आई थिंक फ्रांस और रशिया के बाद तो इंडिया ये इसराइल से ही सबसे ज्यादा प्रोक्योर करता है, मे बी यूएस भी होगा। सो आपको बेसिकली ये दिख रहा है कि इसराइल से काफी ज्यादा डिफेंस में इंडिया की पार्टनरशिप चल रही है। तो वहां से भी इंडिया इसको अलाउ करता है कि वो उनसे पार्टनरशिप करके वहां पे प्रोडक्ट बिल्ड करे। एक तो प्रोडक्ट बिल्ड करेंगे तो वो आपके पूरे एक्सपोर्ट सेगमेंट में काम करेगा। दूसरा, वही प्रोडक्ट सेगमेंट आपके आके इंडिया के सेगमेंट में काम करेगा। अब ये इंडिया में कहाँ पे काम करेगा, अब इंडिया में आप देखते हो कि जो पूरी ज्योग्राफी है इंडिया की, वो अलग अलग जगहों में अलग अलग टेरेन्स पे काम करते हैं। जैसे सियाचिन ग्लेशियर हो गया, फिर आपके राजस्थान में थार डेजर्ट हो गया, फिर आपके प्लेट्यूज वगैरह हैं। तो वहां पे कैसे काम करना है, तो वो इनको पूरा डिफेंस में हेल्प मिलेगा। अब डिफेंस जस्ट लाइक योर एरोस्पेस इंडस्ट्री एक और हाईली स्किल्ड इंजीनियरिंग सेक्टर हो गया। तो कंपनी अपने पूरे जो प्रोसेस वगैरह है उसको वहां पर डिप्लॉय करने की बात करती है। सो ये पूरा इनका डिफेंस वाला स्ट्रेटेजी है। अब बट यहीं पे अभी आप एक और चीज देखिए, अभी तो इन्होंने जितना भी एक्साइटमेंट है इस कंपनी को लेकर, एक लार्ज चंक ऑफ एक्साइटमेंट इन दोनों चीजों के कारण है। एक और जो मर्जर है उस पर हम आते हैं। सो इन दोनों चीजों के बारे में एक्साइटमेंट है, बट अभी देखिए, ये दोनों चीजें तो अच्छी अच्छी अनाउंसमेंट है, बट एट द सेम टाइम आपको ये देखना है कि जो दोनों इंडस्ट्री है ना, यहाँ पे आपके जो जेस्टेशन पीरियड होते हैं वो काफी ज्यादा होते हैं। मतलब आपने ठीक है ये सब चीजें तो कर ली, बट आपको आने वाले समय में अपनी एक्साइटमेंट को थोड़ा सा कंट्रोल रखते हुए, और इसको कब ये रेवेन्यू में, कब ये ऑर्डर बुक में बेसिकली कन्वर्ट होगा, वो चीज आपको जरूर देखनी पड़ेगी। और दूसरा चीज क्या है, जो इनके प्रोडक्ट सेगमेंट होंगे यहाँ पे ऑफकोर्स मार्जिन एक्रेटिव होंगे। ऑल्दो कंपनी ये इस बारे में भी कुछ कहता नहीं है कि मार्जिन में कितना इंप्रूवमेंट दिखने वाला है, तो आपको उस तरह से देखना है। सो ये इनके डिफेंस के बारे में हो गया। सो और कुछ बातें यहाँ पे लिखी है।
सो प्लासन सासा के बारे में इन्होंने लिख दिया। सो और ओके, इसके अलावा तो अभी देखिए, हाँ अभी क्या है, इनका जो केपेक्स वगैरह के बारे में बात करते हैं। तो देखिए ये कंपनी जो है आने वाले 2 सालों के अंदर अपने केपेक्स को आई थिंक 800 करोड़ का केपेक्स करने वाला है। अब देखिए 800 करोड़ का जो केपेक्स है ना, ये आपका मच हायर है वेन यू आर कंपेयरिंग विद द लुमेक्स ऑटो और जो कंपनी हमने डिस्कस की है अभी। सो ये लोग अभी एक हायर वे में केपेक्स में बढ़ने की बात कर रहे हैं। अब उस केपेक्स का यूज क्या करेंगे? तो 3 जगह है। एक आपका हरियाणा में भिवंडी या भीलवाड़ा जगह है, भीलवाड़ा होगा आई थिंक, तो वहां पे काम कर रहे हैं, ठीक है। दूसरा आपका चेन्नई में प्लांट लगा रहे हैं, फिर औरंगाबाद में इनका बेसिकली प्लांट बना रहे हैं। अब अगर आपने मेरा ओला इलेक्ट्रिक का वीडियो देखा है, ऑल्दो कंपनी किसी ओईएम का नाम नहीं लेता है, बट हम डॉट्स को कनेक्ट कर सकते हैं। तो औरंगाबाद में आई थिंक ये आपके ओला इलेक्ट्रिक की गीगा फैक्ट्री आ रही है, तो वहां से आपको दिख रहा है बेसिकली ईवी की तरफ ये लोग बढ़ रहे हैं, और उनका भी नया वाला प्लेटफॉर्म आने वाला है, स्कूटर वाला प्लेटफॉर्म। बट कंपनी ने ऐसा नहीं कहा, दिस इज माई थॉट प्रोसेस। और चेन्नई में अगर आपको बताया तो टीवीएस की जो आपका आई क्यूब वाला जो सेगमेंट है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स वाला, तो उस सेगमेंट में काम करते हैं। और आई थिंक जो नॉर्थ इंडिया हो गया आपका हरियाणा में है, वहां पे आपकी हीरो मोटर कॉर्प की है। तो मोस्ट कंपनी का एक लार्ज चंक जो रेवेन्यू है वो टू व्हीलर से आता है, लगभग 60% के आसपास। तो देर इज हाई प्रोबेबिलिटी कि ये इन सभी ओईएम्स के लिए अपने फैक्ट्रीज लगा रहे हैं, और आने वाले समय में उनका रैंप अप होगा। तो उसी के बारे में ये लोग पूरा कहते हैं कि हम लोग जितना केपेक्स कर रहे हैं लगभग 800 करोड़ का आने वाले 2 साल में, तो ये केपेक्स का पैसा वहां जाएगा, और ये कंपनी ये बेसिकली प्लांट्स वगैरह लगा रहे हैं यहाँ पे। सो वही चीजों को आप यहाँ पे देख सकते हो। ओके, तो यहीं पे ये लोग आपके टू व्हीलर सेगमेंट हो गया, फोर व्हीलर और कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट में कैसे एक्सपांड कर रहे हैं। तो यहाँ से ये लोग जापानीज जो ओईएम है उसके लिए प्लास्टिक मॉड्यूल्स पार्ट्स बनाएंगे। अब ये जो प्लास्टिक मॉड्यूल पार्ट्स है ना, ये भी आपके इनका जो मर्जर हुआ है उससे काफी रिलेटेड है, तो हम लोग उस पर भी आते हैं जस्ट। सो ये और इनके बाकी कुछ फैसिलिटीज वगैरह के बारे में। सो ओके, अभी जो रेवेन्यू सेगमेंटेशन है ये तो हमने ऑलरेडी देख लिया। एक लार्ज चंक जो रेवेन्यू है इनका मैन्युफैक्चरिंग रेवेन्यू से आता है। और अगेन इन द सेम वे अगर आप स्प्लिट देखोगे बाय द टाइप ऑफ व्हीकल, तो उसमें आप देख सकते हो कि टू व्हीलर्स जो थ्री व्हीलर्स हो गया वो लगभग 80% रेवेन्यू कंट्रीब्यूट कर रहा है। बट आने वाले समय में आप देखोगे ना, इनका जो रेवेन्यू सेगमेंट है वो आपका फोर व्हीलर हो गया, कमर्शियल व्हीकल हो गया। आई थिंक चेन्नई में ये लोग एक और प्लांट लगा रहे हैं जो कमर्शियल व्हीकल के लिए है, वो मोस्ट प्रोबेबली आपका अशोक लेलैंड के लिए होगा, बिकॉज उनकी वहां पे आई थिंक हेडक्वार्टर है, तो वही हो सकता है, बट देखते हैं। अब देखिए ये जो इनका कंपनी का जो रेवेन्यू का नंबर है ना, रेवेन्यू का नंबर आपको बेसिकली जो कंपनी का गाइडेंस होता है, जब आप इस बिजनेस को देख रहे हो ना, तो ऑल्दो आपको दिखेगा कि रेवेन्यू के एस्पेक्ट में इनका उतना बहुत एग्रेसिव गाइडेंस नहीं है। बट वैसे भी अगर आप टू व्हीलर इंडस्ट्री को देखते हो ना, तो टू व्हीलर इंडस्ट्री आपकी सिंगल डिजिट पे ग्रो कर रही है। और अगर आप जैसे अभी का टाइम हो गया, तो अभी आपके सामने पिछले वीडियो में सीएम की रिपोर्ट देखी थी, वहां पे पूरा सेगमेंट डबल डिजिट में ग्रो किया है। तो उस बेसिस पे आप देखोगे तो ये अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू से अपने सेक्टर को आउट परफॉर्म ही कर रहे हैं। और इनका जो गाइडेंस होता है वो मिड टीन्स का गाइडेंस है, कहने का मतलब लगभग 15% पे ग्रो करने की बात करते हैं। और जो मार्जिन है उसको भी लगभग इसी 12.5% के बीच में स्टेबल मानते हैं ये लोग। बट जो इनका जो आईपीओ का पैसा आया है वो बेसिकली इनके जो फिनांस कॉस्ट है उसको कम करने में हेल्प कर रहा है। तो आप देख सकते हैं ईयर ऑन ईयर फिनांस कॉस्ट में कमी दिखी है, जिसके कारण इनका जो पैट है वो आपको इंक्रीमेंट होता हुआ दिख रहा है। बट अगेन यहाँ पे जब आप इनके पैट नंबर्स को देखते हो ना, तो आपको फिनांस कॉस्ट जो है उस पर इतना एक्साइटमेंट नहीं होना है उतना भी ज्यादा। क्यों? एक तो इनके इनकी फैक्ट्रीज वगैरह लग रही है, कई सारी केपक्स होगा, उससे डेप्रिसिएशन आएगा आपको। सो वो चीज हो गया। दूसरा एट द सेम टाइम जो इनका पैट पे फिनांस कॉस्ट का इम्पैक्ट है वो हमेशा के लिए तो नहीं है ना। अभी जैसे इनका आई थिंक 3 या 4 क्वार्टर हो गया है कंपनी को आए हुए, तो फिनांस कॉस्ट है वो लगभग ये लोग कहते भी हैं आगे जाके लगभग 9% पे नॉर्मलाइज हो जाने वाला है जो उनका इंटरेस्ट रेट होगा। तो वो चीज आपको देखनी है। तो अल्टीमेटली इस कंपनी का जो लॉन्ग टर्म ड्राइवर होगा, मान लीजिए 1 या 2 साल, वो आपको देखना है इनकी जो नई फैसिलिटीज आ रही है उस पर कितना अच्छा रैंप अप हो रहा है। आरओसी को लगभग ये लोग 15% बढ़ाने की बात करते हैं, वो डिपेंड करेगा आपकी जो फैसिलिटीज वगैरह है वो कैसे रैंप अप होता है। और दूसरा जो मर्जर वाला चीज है उस पर अभी हम लोग आ जाते हैं। सो ये बेसिकली इनके नंबर्स वगैरह के बारे में हो गया। सो तो आपके नंबर्स, इनके नंबर्स को आपको इस तरह से देखना है। सो ओके, अब हम लोग चलते हैं इनका जो मर्जर है। तो मर्जर बेसिकली क्या हुआ है, इनका आई थिंक ग्रुप कंपनीज है, इन्होंने क्या किया, उनको मर्जर कर लिया। अब मर्जर में सबसे इंटरेस्टिंग चीज क्या है, तो जिस बेसिकली वैल्यूएशंस वगैरह पे इन्होंने मर्जर किया, तो आई थिंक ये लोग कुछ कहते हैं कि कुछ 8 या 8 पॉइंट समथिंग के पीई पे, या फिर जो बुक वैल्यू पे बेसिकली वो कंपनी ट्रेड कर रही थी, तो इन्होंने बेसिकली बहुत ही चीप रेट पे उसको एक्वायर किया है कंपनीज को, है ना। क्योंकि प्रेजेंटली इनका जब इन्होंने एक्वायर किया तो उस टाइम पे इनका जो प्राइस बाई अर्निंग था वो आई थिंक लगभग 30 के आसपास चल रहा था, और इन्होंने जो कंपनीज एक्वायर की है वो लगभग 8 के आसपास एक्वायर की है। तो एक ये भी कारण है इनके जो पूरे बैलेंस शीट पे है। और वो जो कंपनीज है तुरंत ही इनके ईपीएस एक्रेटिव हो गया ना एक तरह से, तो उस कारण भी कंपनी को लेकर काफी एक्साइटमेंट है। बट वो सारी चीजें कहने के बाद एक्चुअली अगर बिजनेस की परफॉर्मेंस पे है, तो जो दोनों कंपनी का इन्होंने मर्जर वगैरह किया है, तो इससे हेल्प क्या हुआ है? इससे हेल्प बेसिकली ये हुआ है, आप देखिए जैसे हमने स्टार्टिंग में बात किया चेसिस वगैरह बनाती है, तो इनका लगभग 80-90% जो हो गया वो बेसिकली मेटल पार्ट्स वगैरह की तरह से पूरा बिजनेस काम करता है। अब जो इनकी जो बाकी कंपनीज है ये बेसिकली प्लास्टिक्स वगैरह में काम करते हैं, तो इससे हेल्प क्या होगा? आप देखिए, आपने चेसिस बना लिया और जो बाकी कंपनीज है वो प्लास्टिक्स वगैरह में काम करती है, तो दोनों का सिनर्जीज हो गया ना।
अब आप उसके साथ ही साथ पूरा जो, जैसे मान लीजिए एक एंटॉर्क बाइक है, तो उसकी चेसिस बना दी आपने, और जो पूरा फ्रंट वाला जो प्लास्टिक का मोल्ड है वो भी आपने बना के दे दिया, तो आप एक इंटीग्रेटेड वे में पूरे अपने प्रोडक्ट को सप्लाई कर पाओगे अपने ओईएम को। इससे क्या होगा, जस्ट लाइक हमने जैसे लुमेक्स ऑटो में डिस्कस किया था, आप वैल्यूएशन में ऊपर बढ़ोगे। कहने का मतलब ये है कि आप टियर 1 से लेकर 0.5 टियर की तरफ आगे बढ़ने की बात करते हैं। इसका और इम्पैक्ट क्या होगा, आपके जो कंटेंट पर व्हीकल होता है ना, जो एक पैरामीटर होता है सारे आपकी ऑटो एंसिलिटी को देखने के लिए, तो आई थिंक लगभग कुछ 12,000 से उसको बढ़ा के लगभग 20,000 करने की बात करते हैं। सो कंपनी इस तरह से आगे बढ़ रही है, तो ये बेसिकली इनका मर्जर का फायदा होने वाला है। और दूसरा कुछ इनके रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन हो गया, और जो ऑपरेटिंग कॉस्ट वगैरह होंगे वो भी कम होंगे, क्योंकि सारी चीजें मर्ज हो जाएंगी आपकी। सो ये यहाँ पे आप इनके पॉज करके देख सकते हैं, इनके नाम भी आप पढ़ सकते हैं, थोड़ा डिफिकल्ट नेम है। सो यहाँ पे इन्होंने कुछ जो हमें बात कर रहे थे उन्हीं चीजों को एक्सप्लेन किया इन्होंने। सो ये है। अब इसके अलावा कुछ और अगर पॉइंट्स हम देखें, सो लेट्स सी, और तो सारे पॉइंट हमने आई थिंक डिस्कस कर लिए हैं। ओके, गाइडेंस इनका वही मिडिल डबल डिजिट वाला है। फिनांस कॉस्ट में तो आपको प्रेजेंटली अभी आपको इम्पैक्ट दिखेगा कम होता हुआ, क्योंकि आईपीओ का मनी आया है। सो ये चीज है। ओके, तो अभी आपको इस कंपनी को आगे कैसे देखना चाहिए, कंपनी को आपको वही देखना चाहिए कि कैसे इनका पैट नॉर्मलाइज होगा आने वाले समय में, और इनका आरओसी कैसे इंप्रूव होता है। वन मोर थिंग, ये जो मर्चर वाली कंपनी है ना, इनका जो बेसिकली एसेट लाइट मॉडल पे बेसिकली काम करते हैं वो लोग, तो उससे बेसिकली ओवरऑल इनके आरओसी को भी इंप्रूव होने में हेल्प मिलेगा। सो ये बेसिकली आपके बेलराइज इंडस्ट्रीज के बारे में थे। अगेन नंबर्स अच्छे हैं, नॉट फ्रॉम द रेवेन्यू टॉप लाइन पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि क्वार्टर 3 में जो इम्पैक्ट है वो पॉइंट हमने ऑलरेडी देख लिया। जो इनका टारगेट है उसके अकॉर्डिंग उन्होंने ग्रो किया है और अपने गाइडेंस को भी मेंटेन किया है फॉर द FY26 एज वेल एज फॉर द अपकमिंग ईयर। सो डिसेंट नंबर है। देखते हैं कैसे एरोस्पेस और डिफेंस में लोग आगे बढ़ते हैं, मर्जर में कैसा चीजें होती है, वो सारी चीजें हमें आने वाले क्वार्टर्स में हमको मालूम चलेगी। सो चारों कंपनियों के नंबर्स अच्छे ही हैं। इवन सोना कॉमस्टार जो है उन्होंने भी इंप्रूव किया है, जो उनका पिवट है टू द ईस्ट साइड। देखते हैं उनके नंबर्स कैसे आते हैं। बाकी लुमेक्स ऑटोटेक और इवन एसजीएस इंटरप्राइज को भी अगर आप देखोगे, उनके उनके भी नंबर्स काफी अच्छे आए हैं, जो कि एस्थेटिक्स वगैरह में काम करते हैं ना वो लोग। सो आप इन चारों पांचों कंपनी को देखिए, काफी इंटरेस्टिंग नंबर्स हैं। और पूरा जो ऑटो साइकिल है उसमें तो बिजनेस काफी अच्छे से इंप्रूव कर रहा है। सो कुछ समय में हम लोग एथर एनर्जीज को भी डिस्कस करेंगे, उसके नंबर्स काफी अच्छे आए हैं, उसको कंपेयर करेंगे ओला इलेक्ट्रिक से भी। सो होप आपके डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। थैंक यू वेरी मच।